वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 18 जून और दिन है गुरुवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 17 जून को हुई वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का स्वागत किया। अमेरिका ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया में अमन, बहाली और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सियासी जोड़तोड़ जारी है। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर सियासी संकट के बादल छाने लगे हैं। 17 जून को राज्य में बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके अलावा ए बिरने सिंह वाली बीजेपी सरकार से 6 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मौजूदा घटनाक्रम के बाद राज्य की एनडीए सरकार के पास अब 30 विधायक बचे हैं। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 59 विधायक हैं। श्याम कुमार सिंह को कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं बीजेपी के 3 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब विधानसभा में 24 सदस्य हैं। हालांकि पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने दावा किया है कि पार्टी की प्रभावी ताकत अभी भी 27 है। बता दें कि 2017 में मणिपुर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों में 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं बीजेपी के 21 विधायक थे। इसके बावजूद राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने दिलचस्प रूप से बीजेपी को अगली सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आमंत्रित किया था। बीजेपी ने सभी गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उधर गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद तनाव बढ़ गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है। इसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिखने लगा है। ऐसे में इस बार चीन को करारा जवाब देने के लिए उसे चौतरफा घेरने की तैयारी की जा रही है। जवानों की शहादत के बाद देश में चीन के खिलाफ माहौल बन चुका है। कई शहरों में लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। इस बीच सरकार ने भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट देने का पूरा मन बना लिया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को आदेश दिया कि वो अपने विभाग में मेड इन चाइना सामान की उपयोगिता कम करे। 4G के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं उन्हें रद्द करें और दोबारा जारी करें, जिससे चीनी कंपनियां इसमें हिस्सा ना बन सके। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के लिए जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया जाना है उसका एक हिस्सा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बीते दिनों चीनी कंपनी को दिया गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि चीन लगातार गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत ने आर्थिक फ्रंट पर भी चीन से मोर्चा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन के सस्ते और दोयम दर्जे के उत्पादों के आयात पर अब रोक लगेगी। भारत सरकार जल्द ही अपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को मजबूत करेगी। इसके तहत नए नियमों का ऐलान किया जाएगा। भारत चीन तनाव का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। स्मार्टफोन की दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड X2 सीरीज की भारत में ऑनलाइन लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी है। ओप्पो का भारत में ही फोन असेंबलिंग प्लांट है। कंपनी ने ऐलान किया था कि वो अपनी नई फाइंड X2 सीरीज की लाइव लॉन्चिंग करेगी। ये लॉन्चिंग 17 जून को शाम 4 बजे होनी थी, लेकिन इसकी जगह कंपनी ने 20 मिनट का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया। इसमें बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ओप्पो किस तरह से काम कर रहा है। उधर सूत्रों का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 52 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस की लिस्ट जारी की है जिनका कनेक्शन चीन से है। ये लिस्ट अप्रैल में ही बनाई गई थी, जो अब सरकार को सौंप दी गई। ऐसे में सरकार इन ऐप्स को ब्लॉक कर सकती है या लोगों को उन्हें डाउनलोड न करने की सलाह दे सकती है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच हुई बैठक में लिया गया। वहीं भारतीय सेना ने अपने जवानों से LAC पर युद्ध की स्थिति की तरह मुस्तैद रहने के लिए कहा है। अब हम कोरोना वायरस की खबरों से रूबरू होते हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी बुरी तरह फैल रही है।
भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,881 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इस दौरान 334 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक नए मामलों के साथ देश में अब कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें 1,94,325 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,384 केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसे में उनके विभाग के कार्यभार की जिम्मेदारी अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दे दी गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सत्येंद्र जैन फिलहाल राजीव गांधी अस्पताल में एडमिट रहेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी भी कोरोना इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। उधर पूरी दुनिया में अब तक 84,06,062 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4,51,387 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 44,15,832 लोग ठीक भी हुए हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।